गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं प्रशांत कुमार इस करियर मिरर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज 26 सितंबर की जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं को आज के वीडियो में हमने समाहित करने का प्रयास किया है। फिर से मैं इसी बात को दोहरा दूं कि आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। बिना समय गवाए हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं 26 सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए जो बनकर आया है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनकर आया है आपके लिए। पहला क्वेश्चन बनकर आया है कि भारत में कहां दुनिया का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गया है। तो ईवी चार्जिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां शुरू किया गया है, वही दुनिया का सबसे ऊंचा। आपके सामने चार ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम। आप ये देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग टाइप का लिखा, वेयर हैज द वर्ल्ड हाईएस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट इन इंडिया। तो ये हो जाएगा आंसर ए नंबर, हिमाचल प्रदेश में। कहां? हिमाचल प्रदेश में। देखिए क्या है, हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले के काजा गांव में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन 500 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य वाहनों के प्रदूषण की जांच करना और क्षेत्र में स्वस्थ और हरित वातावरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। भारत इलेक्ट्रिक वाहन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में अच्छी गति प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। कहां किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के किस गांव में? काजा गांव में। किस जिले के अंतर्गत? तो ये लाहौल और स्पीति जिले में के काजा गांव में। ठीक है, देखिए क्या है, देश में बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे ई स्कूटर, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, ई रिक्शा, ई कार्ट और ई बाइक को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन और ईंधन सेल वाहन प्रौद्योगिकियां और दोनों एक दूसरे के पूरक है। देश में 2050 तक जीवाश्म से चलने वाले ऑटोमोटिव से आगे निकलने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो याद रखिएगा ये चीजें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से ये सवाल बनकर आया है, तो थोड़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ करलेकर। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर। कौन? जयराम ठाकुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह सेशन आपको बेहतरीन लग रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक ज्वालामुखी पर बन के आया। उस ज्वालामुखी में क्या हुआ है? उस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, महाविस्फोट हुआ है। एक ज्वालामुखी है कम्ब्रे वीजा ज्वालामुखी। कम्ब्रे वीजा ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको यह बताना है कि यह ज्वालामुखी कैम्ब्रे ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, स्पेन देश में स्थित है। आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर यहां पे आया हूं, क्योंकि ये ज्वालामुखी पर क्वेश्चन बना है। तो आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण ज्वालामुखी से क्वेश्चन बनकर आते हैं उसको इस वीडियो में हमने समाहित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले आप स्पेन के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये स्पेन से बनकर क्वेश्चन आया है। तो स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन यूरोप में पड़ता है और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड करके है। स्पेन की करेंसी है यूरो और स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो सांचेज। ठीक है, ये चीज देख लिया आप। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। याद रखिएगा, वाटर वेपर सबसे अधिक निकलती है किसमें? हमेशा किसमें? वोल्केनो में। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन की भी उसमें मात्रा होती है और हाइड्रोजन की भी उसमें मात्रा गैस निकलती है। सबसे ज्यादा जलवाष्प निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है और हाइड्रोजन भी निकलती है। देखिए क्या है, देखिए सक्रियता के आधार पर, एक्टिविटी के आधार पर कि ज्वालामुखी कितना ज्यादा एक्टिव होता है, तो उस एक्टिविटी के आधार पर इस ज्वालामुखी को तीन भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? तीन भाग में। एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी और एक मित्र ज्वालामुखी। मित्र ज्वालामुखी का मतलब होता है वो डेथ कर गया, वो कभी उसमें से ज्वालामुखी आप निकलने की संभावनाएं नहीं है। सक्रिय ज्वालामुखी वो कभी भी निकल सकता है, सक्रिय है, लगातार वो निकल ही रहा है ज्वालामुखी उसमें से। और सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? देखिए
वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं, वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें कहा जाता है क्या? डोरमेंट वोल्केनो। क्या कहता है? डोरमेंट वोल्केनो। सृषिप्त ज्वालामुखी। क्या कहता है? सृषिप्त ज्वालामुखी। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए देखिए क्या है ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से। देखिए ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला गैस और जलवाष्प, दूसरा है विखंडित पदार्थ जैसे धूल, राख, ये सब इत्यादि, और तीसरा है लावा। ज्वालामुखी उद्गार के समय ये भूगर्भ से निकलता है, जैसे मैग्मा आदि कहते हैं, ठीक है ना, ये तमाम चीजें। आगे देखिए किस देश के लावा में, किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा होती है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की लावा में यानी मैग्मा में सिलिका की अधिक मात्रा होती है। तो अम्लीय लावा में यानी एसिड लावा में क्या होता है? सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है। अंडमान निकोबार में एक द्वीप है नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो यह सुषिप्त ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो यह शांत ज्वालामुखी है। किस प्रकार का? शांत ज्वालामुखी है माउंट किलिमंजारो। आगे देखिए क्या है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी विश्व का कौन सा है? तो यह है किलायु हवाई द्वीप में। कहां? किलायु हवाई द्वीप में। आप इसे याद रखिएगा। हमारे सौर मंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस मोनस, ये जो मंगल ग्रह पर स्थित है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो माउंट स्ट्रॉम्बोली को, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट स्टेन हेलस कहां स्थित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दूसरा अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है, ठीक है। मोना लाओ क्या है? मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहां स्थित है? तो हवाई द्वीप समूह में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या है लास्ट में देखिए कि अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट एल्ब्रूस करके है, एरबस में है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं, वोल्केनो है, उसको हमने आपको बता दिया है। आप इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया आपके लिए? अगला क्वेश्चन बनकर आया है कि भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी की स्थापना की है? तो भारत सरकार के द्वारा एक परिसंपत्ति कंपनी की स्थापना की गई है। उस कंपनी का नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है भारत समाधान कंपनी लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन है भारत वित्तीय समाधान कंपनी लिमिटेड, और चौथा ऑप्शन है सभी। तो भारत सरकार के द्वारा जिस परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना की गई है वो ए नंबर होगा, भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड, ठीक है। देखिए क्या है भारत सरकार ने भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड, इंडिया डेबिट रिसोल्यूशंस कंपनी एलटीडी, डीआरसीएल इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, के नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी की स्थापना की है, जिसकी 50 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी पर प्रदत्त पूंजी 80.5 लाख रुपए है। क्या है? 80.5 लाख रुपए है। आईडीआरसीएल अशुद्ध ऋणों को साफ करने के लिए नेशनल एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एनएआरसीएल के साथ क्या मिलकर ये काम करेगी, ठीक है। चलिए किसके साथ मिलकर काम करेगी? एनएआरसीएल के साथ ये मिलकर काम करेगी। देखिए क्या है कोई भी कंपनी में कई सारे शेयर होल्डर होते हैं और उस कंपनी में कई सारे शेयर होल्डर का पैसा लगा होता है। आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी में कई सारे शेयर होल्डर होते थे जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। तो कोई कंपनी बनता है तो उसके कई सारे शेयर होल्डर होते हैं। तो इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, यूनियन बैंक, ठीक है, एसबीआई भी है, कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक एंड आईडीबीआई। ये कई सारे बैंक हैं जो क्या है इसके शेयर धारक है यानी शेयर होल्डर हैं, ठीक है। थोड़ा आईआरडीसीएल के बारे में जान लेते हैं कि ये कंपनी जो बनी है भारतीय सरकार के द्वारा, जो कंपनी एस्टेब्लिश की गई है, इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा अच्छे तरीके से जान लेते हैं। ये क्या है देखिए
IDRCL एक सेवा कंपनी परिचालन इकाई है जो परिसंपत्ति का प्रबंधन करेगी और बाजार के पेशेवरों और टर्न अराउंड विशेषज्ञों को शामिल करेगी। ठीक है, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र एफआई के पास अधिकतम 49% हिस्सेदारी होगी, जबकि शेष हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं के पास होगी। तो यह चीज आप याद रखिएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक रिपोर्ट आई है खाद्य एजेंसी का, किसका, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट आई है और यह रिपोर्ट यह है कि इसने कहा है कि किसी देश के 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन और ईरान। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा यमन देश क्या हो रहा है, भुखमरी की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसा कहना है संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार। देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के प्रमुख डेविड वेस्ली के मुताबिक यमन में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। डेविड वेस्ली ने यह भी चेतावनी दी है कि यमन में लाखों लोगों के भोजन के राशन में अक्टूबर 2021 में कटौती की जाएगी जब तक कि नई फंडिंग वहां नहीं पहुंच जाती। यमन के मानवीय संकट पर एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब के दानदाताओं ने सहायता की है और यह फंडिंग क्या है, यह फंडिंग ने अकाल को टालने में मदद की है। तो याद रखिए क्वेश्चन यमन से बनकर आया है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बन के आया है कि देखिए कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना, क्या सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो सौभाग्य योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं हाल ही में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। कितने वर्ष, 4 वर्ष। क्या है सौभाग्य योजना, इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, सौभाग्य योजना ने सफल क्रियान्वयन के 4 वर्ष पूरे किए। सौभाग्य के प्रारंभ होने के बाद यह मार्च तक 2.82 करोड़ घरों में विद्युतीकरण किया गया है। तो याद रखिएगा सौभाग्य योजना विद्युतीकरण के लिए लाया गया था, जिसने इस बार 2021 तक मार्च में 2.8 करोड़ घरों में क्या किया है, विद्युतीकरण किया है। बचे हुए अविद्युतीकरण घरों की पहचान करने और उन्हें शीघ्र ही बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक समर्पित टोल फ्री नंबर भी जारी की गई है। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य ने देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में और अंतिम छोर तक शेष बचे सभी बिना बिजली घरों वाले कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन द्वारा सभी तक ऊर्जा की पहुंच प्रदान करने की कल्पना की गई। इसके अंतर्गत घरों में बिजली के कनेक्शन के लिए निकटतम खंभे से घरेलू परिसर तक सर्विस केबल खींचकर बिजली कनेक्शन प्रदान करना, विद्युत मोटर की स्थापना, एलईडी बल्ब के साथ साथ सिंगल लाइट पॉइंट हेतु वायरिंग और क्या है, और एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट देने का मुख्य उद्देश्य था। देखिए अगला क्या है, सौभाग्य दुनिया की सबसे बड़े घरेलू विद्युतीकरण अभियानों में से एक है। इस योजना की घोषणा 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस योजना का उद्देश्य देश के में अंतिम छोर तक पहुंचकर संचार के माध्यम से सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना और ग्रामीण क्षेत्रों में अविद्युतीकृत घरों व शहरी क्षेत्रों में बिना बिजली के गरीबी लोगों तक विद्युत ऊर्जा को पहुंचाना इसका लक्ष्य है। देखिए सौभाग्य योजना के प्रारंभ होने के बाद 2.82 करोड़ घरों को विद्युतीकरण किया गया है। यह आंकड़े इस वर्ष 31 मार्च तक का है। मार्च 2019 तक देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2.63 करोड़ इच्छुक अविद्युतीकृत घरों को 18 महीनों के रिकॉर्ड समय में बिजली का कनेक्शन प्रदान किया गया है। इसके बाद 7 राज्य जैसे असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये तमाम जो में क्या किया गया है, ये 7 राज्यों में विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन बन के आया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, तो याद रखिएगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस देश की नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस देश की नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के साथ समझौता किया है, तो हो जाएगा ए नंबर, ब्रिटेन के साथ। किसके साथ, ब्रिटेन के साथ। देखिए क्या है, याद रखिएगा
लिखा है ना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किया है, AMIU पे हस्ताक्षर किया है, तो आप इसे याद रखिएगा। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों संस्थान वन जीव और जीवों के लुप्तप्राय प्रजाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर 1973 के कन्वेंशन, जैव विविधता पर 1992 कन्वेंशन और जैव विविधता से संबंधित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कानूनों और विनियमों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें जीव जंतुओं के नमूने तक पहुंच, संबंधित लाभों को साझा करना और प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित कानून शामिल है। ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जुलाई 1916 को, हेडक्वार्टर कोलकाता में, और अभी डायरेक्टर हाल में ही बनाई गई है, कौन, डॉक्टर धृति बनर्जी। ठीक है, चलिए। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन, प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका बन के आया है, एप्पल के सह निर्माता ने जिसका नाम क्या है, स्टीव वोजिनिक ने किस नाम से नया स्पेस स्टार्टअप किया है? तो याद रखिएगा, एप्पल के सह निर्माता स्टीव वोजिनिक ने किस नाम से नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो प्राइवेटर स्पेस क्या नाम हो जाएगा? ए नंबर, प्राइवेटर स्पेस नाम से। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं, यही है कौन, यही है एप्पल के सह निर्माता। देखिए, एप्पल के सह निर्माता स्टीव वोजिनिक ने प्राइवेटर स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है। तो आप याद रखिएगा, इससे पहले एलन मस्क, जेफ बेजोस ने भी स्पेस अभियान के तहत क्या किया था, इस अभियान के तहत नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत को कौन से स्थान पर रहा है? भारत कौन सा स्थान पर रहा है? 4 ऑप्शन है, 80, 76, 59, 48। तो ये आंसर हो जाएगा 59 पर। कितने स्थान पे? 59 पर। देखिए क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो है सार्क्स ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 जारी किया है। इस अध्ययन में डिजिटल गुणवत्ता को परिभाषित करने वाले निम्न 5 बुनियादी आधारों को प्रमुखता दी गई है। देखिए 5 आधारों को देखा जाता है, उसके आधार पर यह रैंक दिया जाता है। पहला कि उस देश में इंटरनेट की वहनीयता कैसा है, इंटरनेट की गुणवत्ता कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट कैसा है। तो तमाम चीज देखी जाती है। इसमें टॉप 3 देश के बारे में बताऊं तो डेनमार्क है, दक्षिण कोरिया और फिनलैंड है। भारत को इसमें कितना स्थान मिला है? 59। और इसको जारी किसने किया है इस रैंक को? तो इस रैंक को जारी किया है सर्फ सार्क ने। किसने? सर्फ सार्क ने। आप यहां देख रहे होंगे। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है क्या, एक बुक पर आया है बनकर कि 400 डेज पुस्तक को किसने लिखा है? तो 400 डेज की पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसे लिखा है चेतन भगत ने। किसने? चेतन भगत ने। देखिए यही है चेतन भगत और इनकी पुस्तक है 400 डेज, जो आप देख रहे होंगे। देखिए चेतन भगत क्या है? चेतन भगत ने 8 अक्टूबर 2021 को अपना नया उपन्यास शीर्ष 400 डेज रिलीज करेंगे। इसके लिए उन्होंने, मतलब रिलीज हो गया है, मतलब रिलीज करेंगे 8 अक्टूबर को। इसके लिए उन्होंने कवर भी जारी कर दिया है। द गर्ल इन रूम 105 और 1 अरेंज मर्डर के बाद केशव सौरभ श्रृंखला में यह तीसरा उपन्यास है। यह उपन्यास में सस्पेंस, मानवीय रिश्तों, प्यार, दोस्ती, पागल दुनिया जिसमें हम रहते हैं और सबसे बढ़कर एक मां का कभी हार न मानने का दृढ़ संकल्प भी इसमें क्या है? शामिल है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए कितने अर्जुन टैंक का ऑर्डर दिया है? तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए कितने अर्जुन टैंक का ऑर्डर दिया है? 78, 108, 118, 198। तो इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 118। तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 118 अर्जुन टैंक का ऑर्डर दिया है। देखिए क्या है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 118 मुख्य युद्ध टैंक MBT अर्जुन MK मतलब 1K खरीदेगा। सेना की लड़ाकू धारा को तेज करने के लिए हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री, ठीक है, आबादी को 7,523 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया था। यह रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करेगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, अर्जुन MK
अर्जुन MK-1A टैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह क्या है? यह मुख्य युद्धक टैंक MK-1A अर्जुन टैंक का यह नया संस्करण है। इसके मारक क्षमता, गतिशीलता और उत्तेजीविता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अर्जुन टैंक पिछले 15 साल से भारतीय सेना का एक हिस्सा है। आप इसे याद रखिएगा। इसे कॉम्बैट वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, CBRDE द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। चलिए, इसका निर्माण चेन्नई में सरकार के भारी वाहन कारखाने में किया जाएगा। यह दिन और रात की परिस्थितियों में काम कर सकता है और स्थिर और गतिशीलता दोनों तरीकों से लक्ष्य पर निशाना ये साध सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक बुक पर बन के आया है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा निरुपमा। कौन? निरुपमा राव। आप इनकी पुस्तक देख रहे होंगे, द फ्रैक्चर्ड हिमालय। ये किनकी बुक है? निरुपमा राव की पुस्तक है। आप इसे देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द लॉन्ग गेम, द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएटिव विद इंडिया, मतलब नामक पुस्तक मतलब लिखी है, किसने लिखी है? तो याद रखिएगा, विजय गोखले ने। किसने? विजय गोखले ने। विजय गोखले के द्वारा द लॉन्ग गेम एक पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा? विजय गोखले के द्वारा। देखिए पुस्तक यही है, पुस्तक जो विजय गोखले के द्वारा लिखी गई है, द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज निगोशिएटिव विद इंडिया। ठीक है, मतलब निगोशिएट, मतलब देखिए क्या लिखा है, द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज निगोशिएट विद इंडिया। तो आप इसे याद रखिएगा, ये पुस्तक के बारे में। इसी लेखक कौन है? विजय गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA ने 1 अक्टूबर को किस दिन के रूप में मनाने का फैसला लिया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पेंशन प्रणाली दिवस, पेंशन हमारा अधिकार दिवस, पेंशन हमारी उम्मीद दिवस, या पेंशन उम्मीद दिवस, या पेंशन दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा पेंशन प्रणाली दिवस। तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा 1 अक्टूबर को पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है, क्योंकि यह अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाया जाएगा। ठीक है, देखिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA ने 1 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस, NPS के रूप में मनाएगा। यह अभियान PFRDA द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए एक केयर फ्री आजाद सेवानिवृत्ति के लिए शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए एक केयर फ्री आजाद सेवानिवृत्ति के लिए यह शुरू किया गया है। ठीक है, देखिए क्या है, तो आप PFRDA के बारे में जान लेते हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण भारत में पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत नियामक इकाई है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 19 सितंबर 2013 को पारित किया गया था और इसे 1 फरवरी 2014 को अधिसूचित किया गया था। ठीक है, तो आप आज की जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन घटनाओं को आपने आज देखा। अगर ये कंटेंट आपको बेहतर लग रहा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।